ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस लिखे थे ना इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो वो वाला सर समझ में नहीं आया था जब हम फिर से पढ़ रहे थे उसको। तो समझ नहीं आना है वो याद कर लो, वो समझ में नहीं आएगा, वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक्चुअली 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ोगे वहां पे क्लियर होगा। हमको ठीक डाउट है, क्लास चाहिए फिजिकल का। क्या डाउट क्लास चाहिए फिजिकल का। डाउट क्लास चाहिए फिजिकल का मतलब? डाउट क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का। कौन सा टॉपिक के लिए? मोल कॉन्सेप्ट का 3 टॉपिक है सर। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। सर अगर क्लास आप लगाएंगे डाउट क्लास तो उसमें मतलब हमको भी ऐड कर दीजिएगा सर, हम भी तो देख लेंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस बनाए हो तुम लोग? हाँ बनाए। चलो ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। लास्ट क्लास भी इंटरप्ट हो गया था मौसम की वजह से। ठीक है, आज इसको वो हम लोग सीरीज देख रहे थे ना बहुत सारा, ये n=1 है। ठीक है, वो एक लाइमन सीरीज के बारे में जस्ट बता ही रहे थे लास्ट क्लास में, नहीं? यस सर, यस सर। सर चलो 1 ठीक, बाई लैम्डा इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1 बाई N2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 का स्क्वायर, यहाँ तक हुआ था। चलो ठीक है, ये n=1 है, ये n=2 है। ये सारा हम एनर्जी के वेरिएशन की वजह से ही कर रहे हैं, उसकी के बेसिस पे कर रहे हैं जैसे होता है। तो गैप ये बताए थे फर्स्ट और सेकंड में सबसे मैक्सिमम होता है, उसके बाद जैसे हायर शेल में जाते हैं तो गैप क्या होता है, ये रिड्यूस होते जाता है, ये बताए थे ना। n=3 हो गया, उसके बाद n=4 में गैप फर्दर कम हो जाएगा, फिर n=5 में और भी कम हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग। ये n=6 आ गया, n=6 में आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ सर आ रहा है। हेलो, बोलो, रेस्पॉन्ड करो। हाँ सर आ रहा है सर आवाज। यस सर। n=7 में और भी कम हो गया, उसके बाद ये n=8। तो ये बताए थे लास्ट क्लास में, जैसे हायर शेल में जाते जाओगे तो वो दो सेल के बीच का गैप कम होते जाता है। तो पहला हम लोग लाइमन सीरीज देख रहे हैं। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर शेल से जंप करेगा तो वो कौन से सेल में आएगा? अगर वो फर्स्ट सेल में आएगा, फर्स्ट सेल वाले को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके n=1 में आ रहा है तो उससे जो सीरीज बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। तो ये पूरा जो पहला वाला सीरीज है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हायर शेल से जंप करके वो n=1 में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लाइमन सीरीज। इसके लिए n1 का वैल्यू, ये n1 फिक्स हो गया, 1 होगा, मतलब लोअर शेल जो होगा ये 1 होगा, और n2 हायर शेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो तो ऊपर से नीचे जंप कर रहा है ये क्या डी एक्साइटेशन है? हाँ ठीक है, तो लाइमन सीरीज का सबसे पहला लाइन क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन अगर तुमसे पूछा जाए लाइमन सीरीज का कौन सा होगा, उस क्या होगा लाइमन सीरीज का पहला लाइन? n इक्वल सर टू इन 1। दिस सीरीज हाँ, द इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में अगर आएगा तो वो लाइमन सीरीज का पहला लाइन हो गया। ठीक है, n=2 से n=1 पे जंप कर रहा है तो वो पहला। और लास्ट लाइन अगर तुमसे पूछा जाए लाइमन सीरीज का क्या होगा, तो n=∞ से n=1 पे, क्योंकि हायर शेल तो वो इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। तो लास्ट लाइन कौन सा हो जाएगा, n=∞ से n=1 पे अगर आ रहा है तो वो लास्ट लाइन हो गया लाइमन सीरीज का। ठीक सर है, ये सीरीज में क्यों ऐसे बनाया हुआ है? सीरीज में बनाया गया, ये अलग बहुत सारे स्पेक्ट्रम में बहुत सारे वेरियस सीरीज आए थे। ठीक है, ये अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आया था, अलग अलग रीजन में फॉल कर रहा था वो। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है ये। सब का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है ना, एक्चुअली ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग सीरीज बनता है यहाँ पे। अब n=2 में देखो, n=2 वाले में अगर जंप करके आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। कोई भी हायर शेल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके n=2 में आ रहा है तो ये कौन सा सीरीज है, बाल्मर सीरीज। ठीक है,
बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू ये फिक्स हो गया 2 और n2 कुछ भी हो सकता है हायर। ठीक है, तो पहला लाइन बाल्मर सीरीज का 3 से 2 वाला हो गया और लास्ट लाइन इंफिनिटी से 2 वाला। तो सेकंड वाला हो गया बाल्मर सीरीज। थर्ड होता है पास्चन सीरीज कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके अगर n इक्वल टू 3 पे आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग पास्चन सीरीज। पास्चन है तो इसके लिए n1 का वैल्यू आ जाएगा 3। और नेक्स्ट होता है पास्चन के बाद, सॉरी अरे ठीक है, तो n इक्वल टू 4 पे अगर जंप करके आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर शेल से अगर फोर्थ पे जंप करके आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्चन। इस तरह से हो गए यहाँ पे। ठीक है, फिर से ड्रॉ करना होगा। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया कोई भी हायर शेल से अगर n इक्वल टू 4 पे आ रहा है तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। इसके लिए n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मतलब कोई भी हायर से अगर वो फोर्थ सेल पे जंप करके आएगा तो ये ब्रैकेट सीरीज। फिर नेक्स्ट होता है अगर n इक्वल टू 5 में आ रहा है तो ये होता है पी फंड सीरीज। सर सारा साइंटिस्ट के नाम पे है। हाँ, पी फंड सीरीज। इसके बाद अगर कहीं हायर से अगर n इक्वल टू 6 पे आ रहा है तो इसको बोला जाता है हमफेरी। ठीक है, तो एक्चुअली इतना जरूरत है भी नहीं हम लोगों को। मोस्टली जो है ये तीनों सीरीज से पूछा जाएगा, लाइमन, बाल्मर और पास्चन। ठीक है, ये तीन मोस्टली ध्यान रखना। बाकी सारे बस नाम याद रखो। ब्रैकेट सीरीज n इक्वल टू 4 मतलब पास्चन के बाद ब्रैकेट होगा, फिर पी फंड होगा और उसके बाद हमफेरी। पी फंड में n1 का वैल्यू 5 हो जाएगा और हमफेरी में n1 का वैल्यू ये 6 हो जाएगा। सर ये सब ठीक, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सारे डिफरेंट सीरीज आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है, टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो उसमें देखोगे लाइमन वाला जो लाइमन सीरीज का रेंज जो देखा गया है ना, ये देखा गया इसके जितने भी फ्रीक्वेंसी आ रहा था लाइट का लाइमन सीरीज में, तो यूवी रीजन से मतलब मैच कर रहा था इसका फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो लाइमन सीरीज जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करता है। बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल रीजन में आता है। विजिबल रीजन मतलब जो रेंज हम लोग को दिखता है, ठीक है, विजिबल है, तो उस रेंज में इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आता है। और पास्चन और ब्रैकेट ये दोनों होता है शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन। तो पास्चन और ब्रैकेट जो हो गया ये शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन हो गया। और उसके बाद पी फंड और हमफेरी जो हो गया ये लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो ये है। तो ये ध्यान रखना, लाइमन सीरीज जो है वो कौन से रीजन में फॉल करता है, यूवी रीजन में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। और बाल्मर विजिबल रेंज में फॉल करेगा, पास्चन और ब्रैकेट शॉर्ट इंफ्रारेड में, और पी फंड और हमफेरी ये सारे किसमें आएंगे, लॉन्ग इंफ्रारेड में। ये सब अच्छा सर, रीजन होता क्या है? शॉर्ट इंफ्रारेड होता है सर, इसमें क्या वेवलेंथ कम होता है? क्या चीज? सर जो शॉर्ट इंफ्रारेड है इसमें क्या होता है सर, वेवलेंथ कम होता है ना, उसका क्या होता है कम? हाँ, वेवलेंथ कम होता है। सर ये सब रीजन क्या होता है? शॉर्ट इंफ्रारेड, लॉन्ग इंफ्रारेड। सब रेडिएशन का रेंज है, उस रेंज में वो लाई करते हैं। ठीक है, इन सब का सारे रीजन का एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक पर्टिकुलर रेंज होता है। कि अल्ट्रावायलेट रेंज में देखोगे, अल्ट्रावायलेट रीजन में इतने से इतने फ्रीक्वेंसी के लाइट इस रीजन में लाई करेंगे। विजिबल रेंज में देखोगे जो लाइट हम लोग को दिखता है वो सारा क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेस को हम लोग थोड़ी ना देख सकते हैं आँख से। जो विजिबल रेंज में जो जो लाइट का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ विजिबल रीजन में आएगा, सिर्फ उसी को हम लोग देख सकते हैं, उसी रेडिएशन को हम लोग आँख से देख सकते हैं। बाकी सारे रेडिएशन को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लाइट या रेडिएशन हम लोग अपने विजिबल आइज से देख सकते हैं वो सारा विजिबल रीजन में आता है।
उसके अलावा बाकी सारे जो है वो हम लोग को विजिबल नहीं होगा, अपने नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बाल्मर सीरीज का लाइन जो है वो विजिबल रेंज में लाई करता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो तुम लोग को बताए थे, फॉर्मूला बताना क्या था? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आया था? 1/λ इज इक्वल टू आर RZ स्क्वायर इंटू स्क्वायर। 1/N2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला भी वन याद बाई नहीं है, N1 का स्क्वायर। उल्टा बोल रहे हो। वन नहीं बाय सर, एन वन आप ऐसे ही लिखवाए थे आप। ऐसे ही सर लिखवाए वन थे। N1 n1 पहले। पहले आएगा ना, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1/N1 माइनस 1/N2। ठीक है, यहाँ R क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, बताओ, कैलकुलेट। या फिर ऐसे पूछा गया तुमसे, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ लाइमन सीरीज। पहला तो ये पूछा गया, और दूसरा कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। चलो एक बार कैलकुलेट करके बताओ तो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज बताना है। अब यहाँ पे एक चीज यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, 1/r का वैल्यू नियरली हम लोग 911 एंगस्ट्रम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू यूज कर सकते हो। तो बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा लाइमन सीरीज का? ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर बताएंगे। बनेगा? यस सर। ठीक है, बनाओ। सर 1/r का वैल्यू 911 होगा। 911 एंगस्ट्रम वो यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उतना आता है। तो वेवलेंथ का वैल्यू एंगस्ट्रम में ही बताना, क्योंकि उसका वैल्यू हमको एंगस्ट्रम में ही पता है। सर 1214 एंगस्ट्रम। शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट? तो शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट 1214 है, तो लॉन्गेस्ट कुछ आएगा। लॉन्गेस्ट कितना होगा फिर? अगर शॉर्टेस्ट 1214 है तो लॉन्गेस्ट कितना होगा? करो, दोनों करो, फिर चेक करते हैं।
बोलो हो गया? लॉन्गेस्ट आया, लॉन्गेस्ट आ गया, शॉर्टेस्ट आया क्या जी? बाकी लोग से बना कि नहीं? देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये ध्यान देना कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। लाइमन सीरीज का है तो इसके लिए एक चीज तो फिक्स है, n1 का वैल्यू 1 होगा, मतलब वो कहीं से भी जंप करके आएगा, वो ग्राउंड स्टेट में ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1 में आएगा, जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट और वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे एक एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है एनर्जी और वेवलेंथ में, कि एनर्जी और वेवलेंथ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, और वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगा। तो ये दोनों इनवर्सली रिलेशन में आता है। तो यहाँ पे अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर निकालना है, ये वेवलेंथ सबसे छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी क्या होना चाहिए? सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ सबसे छोटा मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा? लाइमन सीरीज का कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसमें एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा? बताओ तो। लाइमन सीरीज के कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा? बताओ, विच ट्रांजिशन? ऑब्वियसली एनर्जी अगर मैक्सिमम करना है तो एनर्जी मैक्सिमम करने के लिए क्या होना चाहिए? कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए? n2 इन्फिनिटी होना चाहिए और n1 1 होना चाहिए, तभी तो इन्फिनिटी से 1 में आएगा, वही तो सबसे लंबा ट्रांजिशन होगा एनर्जी का। तो लॉन्गेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन यही वाला हो गया। तो n2 का वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए और n1 1 होना चाहिए। तो इस केस में हमको जो लैम्डा मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा? बताओ तो, बोलो। इस सर केस में जो मिनिमम मिलेगा। हाँ, तो मिनिमम। लैम्डा मिनिमम मिलेगा। तो लैम्डा मिनिमम निकालना है तो ये कंडीशन पुट करोगे, और लैम्डा मैक्सिमम निकालना है तो एनर्जी सबसे मिनिमम होना चाहिए, और एनर्जी मिनिमम कौन से ट्रांजिशन में होगा? n2 इक्वल टू 2 से n1 1 पे। तो इस केस में जो लैम्डा मिलेगा हमको, ये लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा। तो यही वैल्यूज हमको निकालना है। अब नहीं निकल जाएगा? कर लोगे या नहीं? अब जैसे एक करके बता दे रहे हैं, लैम्डा मिनिमम निकाल दे रहे हैं, लैम्डा मैक्सिमम कर लेना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही कर रहे हैं, z का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सर यहाँ आप से अगर हम मैक्सिमम वाला बता दीजिए सर, मिनिमम हम लोग खुद निकाल लेंगे। हाँ मैक्सिमम ठीक है, असल में इन्फिनिटी आ रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैक्सिमम में इन्फिनिटी आएगा या मिनिमम में इन्फिनिटी आएगा? लैम्डा मिनिमम में नहीं सर, इन्फिनिटी हम आ रहा ई मैक्स बोल रहे हैं, ई मैक्स निकाल दीजिए। है। ई मैक्स नहीं निकालना है ना हम लोगों को, लैम्डा मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा मिनिमम ये हो गया आर, और z का वैल्यू तो 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे 1 बाय n1 तो 1 ही रहेगा उसमें, और 1 बाय n2, तो n2 इन्फिनिटी है, तो किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे या इनफाइनाइट के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आता है ना। यस सर। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको? तो डेट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर, ये तो आर के ही बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा मिनिमम क्या हो गया? ये 1 बाय आर के इक्वल हो गया। और 1 बाय आर का तुम लोग को पता ही है, एंगस्ट्रम में कितना एंगस्ट्रम नियरली यूज करने बोले हैं? 911 एमस्ट्रॉन्ग। 9/1। नहीं 911। हाँ, तो ये लैम्डा मिनिमम नियरली 911 एंगस्ट्रम। ये लैम्डा मिनिमम हो गया। इसी तरह लैम्डा मैक्सिमम निकालना है तुम लोगों को। बात समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। चलो, तो इसी तरह बाल्मर सीरीज का भी कर सकते हो। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि बाल्मर सीरीज के केस में तुम लोग को लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम निकालना है। ठीक है, इसी तरह पास्चन का भी कर सकते हैं। तो ये तुम लोग का ये होमवर्क रहेगा फॉर बाल्मर सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है होमवर्क है फॉर बाल्मर सीरीज
कैलकुलेट लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे लाइमन के लिए की, उसी तरह बाल्मर के लिए भी कर सकते हो। तो इसको हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो सबसे छोटा वेवलेंथ होगा, मतलब वो ट्रांजिशन जो है सबसे लंबा है एनर्जी के फॉर्म में, और जो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होगा तो मतलब वो एनर्जी के रेस्पेक्ट में वो ट्रांजिशन सबसे छोटा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये इसलिए इस टाइप का आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे, अगर तुमको मान लो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस तुमको निकालने बोला गया, ठीक है, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, बोला गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये n इक्वल टू 4 से ये जंप करके आता है n इक्वल टू 1 में, तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने होंगे, बता सकते हो क्या? अगर n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ट्रांजिशंस कितना हो सकता है टोटल? बताओ तो, पहले बताओ फिर हम करेंगे। हेलो, हाँ सर। बोलो जल्दी। सर कितना है? कंफर्म नहीं है, पर स्पेक्ट्रल लाइन शायद 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये मान लो, ठीक है, टोटल सर इस 2। तरह से 2 ही आ रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो कितने टोटल लाइंस बन सकते हैं या कितना ट्रांजिशन करके आ सकता है? तो पहला तो पॉसिबिलिटी यही है कि डायरेक्टली वो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे जंप कर जाए। समझ में आया? तो पहला केस ये हो सकता है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि n इक्वल टू 4 से ये पहले n इक्वल टू 3 पे आए, फिर n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 पे आए, और फिर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे आए। ये तीनों अलग अलग ट्रांजिशन है ना? यस सर। तो यहाँ 4 और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि n इक्वल टू 4 से वो डायरेक्टली जंप कर जाए n इक्वल टू 2 पे, और फिर 2 से 1 पे आए। तो 2 से 1 वाला तो ऑलरेडी ड्रॉ कर ही चुके हैं, तो वो तो फिर ओवरलैप कर जाएगा, सेम हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी बच गया। और क्या हो सकता है कि n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 पे आया है और 3 से डायरेक्टली वो जंप करके 3 से 1 पे आ जाए। तो ये एक अलग केस है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? चेक करो, और कोई पॉसिबिलिटी दिख रहा है? नहीं सर, अब क्या हो, सब तो हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना कि ओवरलैप होना नहीं चाहिए, दो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो स्पेक्ट्रल लाइंस कोलाइड नहीं करने चाहिए। तो टोटल कितने केसेस यहाँ पे बन रहे हैं? अगर n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो टोटल कितने लाइंस बनेंगे? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने हो गए यहाँ पे? सर एक और केस पॉसिबल हो सकता है। क्या? n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 पे, और n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे। तो वो तो कर ही दिया ना, n इक्वल टू 4 से 3 पे तो हो ही रहा है, और 3 से 1 पे ये तो ड्रॉ कर ही दिए। सर 4 से 2 पे किए हैं ना? कहाँ 4 से 2? 4 से 3 पे ये नहीं दिख रहा है लाइन। 4 से 3 वाला ये लाइन है ना? हाँ, लेकिन उसके बाद तो 3 से 1 पे। 3 से 1 वाला ये लाइन है।
ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, देख लो अच्छे से, कोई है तो बताओ। ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। तो यस। टोटल कितने लाइंस बन गए, अलग अलग डिफरेंट लाइंस कितने बने, बोलो, काउंट करो जल्दी से, अब क्या सोच रहे हो उसमें। अरे 6। काउंट 6, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है तो उसमें 6 होंगे। तो ऐसे हम लोग अगर मान लो तुमको दे दिया n इक्वल टू 8 से n इक्वल टू 2 पे आ रहा है, तो वहां पे तो फिर बहुत सारे लाइंस बन जाएंगे, तो बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना होगा। तो एक्चुअली वो हर एक केस में अगर ज्यादा लार्ज वैल्यू होगा तो वहां पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ऐसे करके। तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग उस केस में। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हमको निकालना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 और बाय 2। ठीक है, n2 हो गया हायर शेल और n1 हो गया लोअर शेल जहाँ पे जंप करके आ रहा है। तो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। तो इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हो ये, जैसे यहाँ पे देखो इस केस में क्या है, n2 का वैल्यू 4 है और n1 का वैल्यू 1 है। तो पुट करके देखो फॉर्मूला वैलिड है यानी। अब तो 4 माइनस 1 ये हो गया 3, और 4 माइनस 1 3 प्लस 1 4 और बाई 2, तो 12 बाई 2 ये कितना आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ गया 6। और वैसे भी हम लोग कैलकुलेट किए थे तो 6 ही आया था। ठीक है, हेलो, हाँ सर। यस चलो। सर। तो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है तो टोटल कितने लाइंस बनेंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे, बताओ। सर 15। डायरेक्ट 15। फॉर्मूले में 15। हो जाएगा ना। यस सर। सर तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, क्योंकि अगर लार्ज वैल्यूज होगा तो वो फिर हम लोग को मैनुअली करना वो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन जाएंगे उसमें। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ बोर्स मॉडल की क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस की हो बोर्स मॉडल के क्या, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। बताओ, बोर्स मॉडल के क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग, कुछ नहीं बन रहा फॉर्मूला, था। क्या नहीं बन रहा ट्राई था, ट्राई किए थे बट नहीं बन रहा था। ट्राई किए थे बना ही नहीं, हाँ सर। अब बन जाएगा। अब बन जाएगा क्यों, अभी तो ट्राई ही नहीं किए हो कुछ। किए हैं सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, बनाओ। क्वेश्चन है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको। क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सर would ऊपर have, वाला में ट्रांजिशन कितना होगा? क्या, वो जो आप ऊपर में दिए थे ना स्पेक्ट्रल लाइन वाला, तो उसमें ट्रांजिशन भी तो पूछे थे, तो ट्रांजिशन का क्या आंसर होगा? अरे दोनों सेम ही चीज है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशन, दोनों तो सेम ही चीज है। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n equal to 4 to n equal to 2 of He plus spectrum। ठीक है, करो इसको फटाफट।
सर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। 2 से 1, चलो हाँ। ठीक है, देखते हैं। और बाकी लोग का आया? क्या जी आया? सर वही आ रहा है n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 आ रहा है, चलो ठीक है। सबका वही आ रहा है? यस सर, मेरा भी वही आ रहा है। ठीक है, तो सही है। कोई किसी को डाउट है इसमें? बताना है क्या किसी को, या दूसरा सर आप क्वेश्चन बता दें? दीजिए। सर एक बार बता हाँ, दीजिए सर। जब आ गया तो फिर क्यों बता दें? तो बता दीजिए, वो सर कंफर्म हो ये जाएंगे। गलत। देखो ये क्या बोला जा रहा है कि बाल्मर ट्रांजिशन का जो हीलियम एटम के लिए He+ के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसका क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में? हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4। और कौन सा ट्रांजिशन है ये? 1/n/n2। n2 मतलब ये 4 का स्क्वायर, यही है ना? मतलब बोला जा रहा है कि ये इससे जो वेवलेंथ आएगा, ठीक है, ये वेवलेंथ सेम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूस करना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यही सेम वेवलेंथ प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांजिशन कौन सा होना चाहिए, मतलब n1 और n2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो सेम वेवलेंथ के लिए लैम्डा सेम रखते हैं हम लोग, और हाइड्रोजन में चेक करना है तो r इंटू जेड का वैल्यू तो 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमको चाहिए n1 और n2 का वैल्यू। तो हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है, तभी हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि एक ही, या फिर ऐसे कर सकते हो, दोनों से लेमडा निकाल के, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, दो अननोन है, मतलब फिर भी रिलेट करोगे तो एक ही इक्वेशन बचेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें तो फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो 1/λ इसको लिख सकते हैं हम लोग r इंटू, ये देखो 4, और यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 1/2 का स्क्वायर लोगे तो ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो 1/4 और 1/16 में क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन आ जाएगा, देखो तो। यस तो सर। 1/4 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 कुछ नहीं है नीचे, तो 1 ही बचेगा, माइनस इधर क्या बच गया, 1/4 बच गया, ये बच गया ना। यस अब सर। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल आउट हो गया तो वहां भी क्या बच गया, सिर्फ 1 ही बच गया। तब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम जैसा दिख रहा है, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ भी सेम है, और ये एक्सप्रेशन r का वैल्यू, r के साथ जो कोफिशिएंट था वहाँ 4 कैंसिल आउट हो गया, तो उधर भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। तब अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा अगर वेवलेंथ अगर सेम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि n1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, n1 का स्क्वायर जो होगा ये 1 के बराबर होगा, और n2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। लिख सकते हो ना कंपेयर करके। तो n1 स्क्वायर अगर 1 हो गया तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, लेकिन सेल नंबर तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो n1 का वैल्यू 1 हो गया और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मतलब कौन सा ट्रांजिशन हो जाएगा, तो ट्रांजिशन जिसका जो सेम वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, तो ट्रांजिशन क्या हो गया 2 से 1। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यस सर। यही आ रहा था सबका। यस सर। ऐसे ही किए थे। यस सर, ऐसे ही किए थे। बिल्कुल ऐसे ही किए थे या हाँ सर, अलग एकदम किए ऐसे थे? ही किए थे, हीलियम का निकाल के हाइड्रोजन से कंपेयर किए थे। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है, एक मिनट रुको, जो जेई का क्वेश्चन है वही देते हैं जो आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो तुम लोग। क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिख लिए? यस सर। चलो हम लिख ही देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving in third orbit of B3 plus SX। ठीक है, the radius of first Bohr orbit in hydrogen atom is K, then X is equal to, X का वैल्यू तुमको निकालना है in terms of K। चलो करो इसको।
बना जी? हेलो। सर वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है वेवलेंथ। वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा। 6 इंटू पाई इंटू के आ रहा है। कैसे किए हो? सर वेवलेंथ एक्स दिया हुआ है, फिर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है के, तो n इक्वल टू 3 लेंगे, तो आर एन ले लेंगे एन स्क्वायर इंटू आर वन। सही है? क्या है? आर एन ले लेंगे आर एन एन है एन स्क्वायर इंटू आर वन। एन स्क्वायर। हेलो एन स्क्वायर इंटू आर वन वो है क्या? सर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो कैसे हम लोग वो ले लेंगे? सर एज्यूम हम्म एज्यूम करके। एज्यूम करके मतलब? सर आर एन एन स्क्वायर इंटू आर वन लेंगे तो रेडियस मतलब आर थ्री आ जाएगा, तो 9 इंटू आर वन आर थ्री आएगा ना के। अरे वो पहले लेंगे क्यों हम लोग? एन स्क्वायर इंटू आर वन वो क्यों लेंगे पहले ये बताओ। सर एन स्क्वायर इंटू आर वन वो है क्या? आर वन वहां पे क्या है बताओ तो। सर रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, किसका? कौन सा एटम का? B3+। B3+ के फर्स्ट एटम का रेडियस है। फर्स्ट ऑर्बिट का। B3+ के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है वो। यस सर। गलत है? गलत है? गलत है मतलब? तुम बता, जो पूछ रहे हैं वो बताना है ना तुमको। क्या बाकी लोग से बना? हेलो। सर नहीं बना सर। नहीं बना? तो क्या तुम लोग बोर्स मॉडल क्या फिर तो प्रैक्टिस किए हो जब नहीं बना तो? यहाँ पे देखो एक्चुअली हम हिंट दे रहे हैं, ठीक है? तुमको वेवलेंथ दिया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रॉन का थर्ड ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? उसका वेवलेंथ दिया हुआ है B3+ का वेवलेंथ, ठीक है? थर्ड ऑर्बिट में उसका वेवलेंथ x दिया हुआ है। तुमको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम ये k दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है r in nth ऑर्बिट ये क्या था? 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z, ये एंगस्ट्रम में था। तो यहाँ 53 एक्चुअली में कोई कांस्टेंट ही रहता है ना, वो जो कांस्टेंट का वैल्यू सारा पुट किए थे तभी तो 53 आया था। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कोई कांस्टेंट है, ठीक है? k इंटू n स्क्वायर बाय z एक्चुअली में यही होता है। तो अगर ये तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट दूसरा मान लो क्योंकि k ही ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे,
तो कुछ मान लेते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू a मान लेते हैं, ठीक है, a इंटू एन स्क्वायर बाय जेड है, ठीक है। तो तुमको रेडियस दिया हुआ है फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए n का वैल्यू 1 होता है और z का वैल्यू भी 1 होता है। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इसका वैल्यू दिया हुआ है k, मतलब यहाँ से आ गया k, ये दिया हुआ है, और इन सबका 1 1 पुट करोगे तो a का वैल्यू k के बराबर हो गया, मतलब जो कांस्टेंट आ रहा है उसमें वो k के इक्वल है, ठीक है। a जो कांस्टेंट है वो k के इक्वल है। अब हमको निकालना है, हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, कहाँ, B3+ के जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो उसका रेडियस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ k कैसे निकाल सकते हैं बताओ। तो k, ये हम लोग यूज करेंगे Rn इज इक्वल टू वही कांस्टेंट a इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, यही फॉर्मूला यूज करोगे ना, बात समझ में आ रहा है। हेलो, यस सर। तो एक बार फिर से बताइए ना, क्या चीज, हमको बताया अभी। अभी ये बता रहे हैं ना कि Rn, ये फॉर्मूला है ना, Rn इज इक्वल टू a इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो यहाँ से हम यस लोग क्या कर लेते हैं, ये रेडियस हम लोग निकाल रहे हैं किसका, B3+ के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो B3+ के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना हो जाएगा बताओ तो। यहाँ पे कांस्टेंट a ही रहने देते हैं हम लोग, n का वैल्यू कितना पुट करोगे, कौन सा ऑर्बिट के लिए पूछा जा रहा है तुमसे, कौन सा ऑर्बिट के लिए पूछा जा रहा है, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो n का वैल्यू हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। और B का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम है, फ्री होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 3 है। और होता है। सर 4। 4, तो बाय जेड भी तो करोगे ना, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। तो ये हमको रेडियस मिल गया इसका, एन मतलब थर्ड ऑर्बिट का, हम थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, ये इसका रेडियस मिल गया a इंटू एन बाई 4। अब a का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, a किसके बराबर है, जो कांस्टेंट a है वो k के बराबर है। तो यहाँ पे हमको Rn जो थर्ड ऑर्बिट का B3+ का रेडियस है, ये 9/4 टाइम्स k आ गया, ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, नो सर। चलो। तो यहाँ तक अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग को निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x एक्चुअली क्या है, वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे सबसे शुरुआत में, MVR जो होता है ये NH/2π के बराबर होता है, MVR इक्वल टू NH/2π, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑर्बिट के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए m इंटू v ये रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे r का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं थर्ड ऑर्बिट के लिए, n/4 टाइम्स k हो जाएगा r का वैल्यू, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे n जो है ये थर्ड ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, तो n का वैल्यू हो गया 3, और ये h/2π, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, अब देखो एक्चुअली एक तुम लोग को ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस नहीं बताया अभी, तो वहां से ही आता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या आता है, h/mv जो होता है ना ये लेमडा के बराबर होता है, ठीक है। ये आगे पढ़ना है हम लोगों को, तो अभी ये ध्यान दो, उसका यूज पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो h/mv, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और m इंटू v ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैल्यू जो होगा ये, इसको हम लोग लेमडा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेमडा जो वेवलेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है वेवलेंथ, देखो तो थर्ड ऑर्बिट में वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3+ कितना दिया हुआ है,
x दिया हुआ है, यस सर। तो ये अगर x दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो h बाय एम वी का वैल्यू ये लैम्डा है, तो ये x के बराबर हो गया। तो जहाँ h बाय एम वी आ रहा है उसको x से रिप्लेस कर दो। तो चलो यहाँ इसको 2 पाई को इधर भेज दो, तो ये हो गया 9/4k और ऊपर आ गया 2 पाई और नीचे आ जाएगा 3 और h बाय एम वी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा, बस देख लो x इन टर्म्स ऑफ तुमको k मिल जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ k आ गया ना रिलेशन। अब फाइंड आउट कर लो। तो एक्चुअली ये अभी बताए नहीं थे तुम लोग को, ठीक है, वो डी ब्रॉगलीस इक्वेशन यूज हुआ है, वो बताए नहीं है, तो वो जब बता देंगे तो फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो आगे नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। इसमें 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं तुम लोगों को, ठीक है, बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अभी, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, उससे तुम लोग को और भी आइडिया लग जाएगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, बोर्स मॉडल में जो होता है, बोर्स मॉडल ये बताए थे तुम लोग का एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं हम लोग, जो n=1 है वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है। और यहाँ पे n=2 को ना हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स ये ध्यान रखना, n=1 ये कहलाएगा ग्राउंड स्टेट, n=2 जो ये कहलाता है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसी तरह n=4 क्या होगा, n=4 को क्या बोलेंगे, थर्ड बोलो, एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो अगर तुमसे पूछा बोला गया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या कंसिडर करोगे कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में है, n=2 में है। अगर बोला गया कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये बोर्स मॉडल में ये सारे टर्म्स आते हैं। तो बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, बुकलेट में सेपरेट दिया हुआ है ना इसका एक्सरसाइज बोर्स मॉडल का। यस सर। यस सर। हाँ, तो बुकलेट में दिया हुआ है, तो उससे एक बार प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन भी देख लेना। बुकलेट के क्वेश्चंस तो कर ही लेना, जो सेपरेट बोर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है वो वाले क्वेश्चंस ट्राई कर लेना तुम लोग अब, क्योंकि बोर्स मॉडल का टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया खत्म, ठीक है। तो बोर्स मॉडल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और बुकलेट के क्वेश्चन जो बोर्स मॉडल से रिलेटेड, ये ट्राई कर सकते हो। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में वही डी ब्रॉगलीस इक्वेशन पढ़ना है, डी ब्रॉ इक्वेशन बोलते हैं उसको, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो तीनों चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक तुम लोग बोर्स मॉडल का पोर्शन कंप्लीट करो, ओके सर। ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगा तो उसमें डी ब्रॉगलीज, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो सारा चीज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बोर्स मॉडल यहाँ से कंप्लीट कर लेना बोर्स मॉडल तक, ठीक है। यस सर। चलो चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम, गुड नाइट ठीक सर। है।
चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। गुड नाइट।